बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सो वेलकम बैक लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेज का दूसरा लेक्चर है और आज मैं आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और चेंजेस पे अपना ये लेक्चर दूंगा। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं। तो क्या स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी सर। यस सर। थैंक यू सर। देखिए, ये मैंने इसलिए टॉपिक उठाया है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि आपका जो सभी का नहीं होता इकोनॉमिक्स के साथ रास्ता। ये टोटली इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारे सोशल साइंसेज में, और मुझे लगा ये टॉपिक समझाना बहुत जरूरी है, सभी को इस बारे शायद ना पता हो। सो इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया। इसमें हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे उनके एजेंसी फंक्शंस मेनली, और टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड इट्स कनेक्शन विद द ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन। सो अब हम इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बैंक्स के बारे। बैंक्स क्या है? हम नॉर्मली एज ए लेमैन तो जानते हैं बैंक्स क्या है, हम सबके बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, पर थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको जानते हैं आज। देखिए, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो प्राइमरी फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। टू प्राइमरी फंक्शंस, एंड दोस टू प्राइमरी फंक्शंस आर कि वो आम जनता से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा और उनको लोन देगा। ठीक है, गिविंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये दो मेन फंक्शंस को लेकर बैंक्स का क्रिएशन किया गया था। प्राइमरी फंक्शंस थे, पर आजकल इसके बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं, टर्शियरी, जो ये बहुत बखूबी निभा रहा है। तो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, कलेक्टिंग डिपॉजिट्स, कीपिंग आवर वैल्यूएबल मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट सेफली। तो ये आप सब जानते ही हैं, हमारे लॉकर्स होते हैं बैंक्स में। देन सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत अच्छा काम करता है ये। हर बैंक गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स सरकारी मोहर के साथ इसको बेचते हैं। कलेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड वाटर बिल्स टू वर्क एज फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये सब, ये तो बहुत थोड़ा लिखा है अभी इन्होंने कि चलो हमारे बिल वगैरह भी यहाँ जमा हो जाते हैं, और ये फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, आरबीआई को बहुत असिस्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कई तरह के पॉलिसीज बनाने में। और उससे भी ऊपर अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ कि बैंक्स आपको पूरे सिस्टम को, आपके इकोनॉमी के क्रेडिट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, क्रेडिट क्रिएशन। उसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे मेन बैंक है पूरे इंडिया का, हेड बैंक है, उसी के अंडर सारे बैंक्स आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स, हर तरह के बैंक्स। तो आरबीआई थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करवाता है। इनकी हर बैंक ने कितना लोन देना है, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे कितना पैसा फ्लो में डालना है आरबीआई ने, वो सब कमर्शियल बैंक्स के थ्रू होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो इसके बाद उन्होंने सिंपल सा पैरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स का, जो कि चेंज होते रहते हैं। अगला है बैंक डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। सो हमें पता है दो तरह के डिपॉजिट्स हैं हर बैंक जो मेनली प्रोवाइड करता है, एक डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा टर्म डिपॉजिट्स, या जिसको टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स हम आपको बता दें, ये जो नॉर्मल हमारे खाते होते हैं सारे, सेविंग बैंक जिसको हम बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, हम उसे डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ऑन डिमांड आप इन डिपॉजिट्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ये डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। और टाइम डिपॉजिट्स आप लोग जानते हैं कि जो फिक्स्ड टाइम के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। ये दो तरह के खाते जो हम खुलवाते हैं।
फिर आगे लिखा है कि इन डिमांड डिपॉजिट्स वी हैव टू कैटेगरीज। हाँ, डिमांड डिपॉजिट्स में हमने आपको सेविंग अकाउंट का एग्जांपल अभी दिया था, वो सही है, पर सेविंग अकाउंट आम इंडिविजुअल्स के लिए होता है, हम लोगों के लिए। पर एक करंट अकाउंट भी होता है, वो दो तरह का होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट फॉर हाउस होल्ड्स, वी कैन से, जो हम लोग हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स, एंड करंट अकाउंट्स बेसिकली फॉर बिजनेसेस। ये जो मान लीजिए मैंने एक शॉप खोला, उसका नाम रखा मैंने फूड कोर्ट, हाँ, तो अब फूड कोर्ट के नाम का अकाउंट खुलेगा, है ना, बैंक में, दैट इज करंट अकाउंट। तो इसी तरह KFC का, ताज होटल्स का, हर बिजनेस का अपने अकाउंट्स होते हैं, वो करंट अकाउंट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल्स के होते हैं। सो बाकी इसमें ऐसे बताया गया है कि ATM के बारे में बता दिया गया, ये सिंपल है, मतलब जो चीज बड़ी टेक्निकल है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ये आपको पता ही है, एक दिन में 45,000 निकाल सकते हैं। अब बाकी कुछ कुछ फर्क भी है, बैंक्स का प्राइवेट का डिफरेंट रहता है सिनेरियो, तो ये हमारे लिए अलग से सहूलतें हैं जो एक बैंक हमें देता है। सो बाकी रेकरिंग बैंक अकाउंट के बारे में बताया। नेक्स्ट फंक्शन इज लेंडिंग बिजनेस ऑफ बैंक्स। हाँ जी, जो बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं, कॉमर्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, और ये जो पैसा कमाते हैं लेंडिंग बिजनेस से कमाते हैं। मेनली लेंडिंग बिजनेस मतलब ये जो हमको लोन्स लेंड करना, लोन्स देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक्स का, क्योंकि इसी से ही ये अपनी कमाई करते हैं मेनली। अब एक सिंपल सा एग्जांपल पहले आपको समझाते हैं कि एक बैंक है, मैंने उसमें अपना खाता खुलवाया और मेरे को उसने 4% रेट दिया सेविंग अकाउंट में, पर जब मैंने उससे लोन लिया तो उसने मेरे से 10% चार्ज किया इंटरेस्ट। तो ये तो हम सब जानते हैं ऐसा ही होता है, सेविंग्स अकाउंट पे देता वो कम इंटरेस्ट है, पर अगर हम लोन लेते हैं तो हमसे लेता वो ज्यादा इंटरेस्ट है। यही लेंडिंग बिजनेस, यानी कि इसी से वो कमाई करता है। ठीक है, उसने भी अपना सारा खर्चा चलाना है, प्रॉफिट मोटिव तो रहता ही है कमर्शियल बैंक्स का। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि किसको लैंड करता है, किस पर्पस के लिए लैंड करता है। तो हम देख पढ़ते हैं इसको। बैंक्स लैंड मनी फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, बेसिकली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिव पर्पसेस बोलते हैं इसको। प्रोडक्टिव पर्पस मीन्स यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस, जनरेट सरप्लस और प्रॉफिट फ्रॉम योर वेंचर एंड एबल टू रीपे द लोन। देखिए, बैंक्स हमको प्रोडक्टिव पर्पस के लोन देता है, इसका मतलब कि हम कुछ प्रोडक्शन करें उस लोन से, गुड्स या सर्विस की, ताकि हम वापस उसका पैसा कर सकें। जब हम प्रोडक्शन करेंगे, कमाई करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो दे भी पाएंगे वापस। तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए वो लोन हमें देता है, मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है या उस चीज के लिए। और दूसरा कंजम्पशन पर्पस भी आता है, ग्रीन से हाईलाइट किया मैंने। कंजम्पशन पर्पस यानी कि हम जब कंज्यूम, हम एज ए कंज्यूमर लोन लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम स्कूटर लेना होता है, गाड़ी लेना होता है ना, माइक, फ्रिज लेना होता है, तो किस्तें बन जाती हैं, आपको पता होगा, वो कंजम्पशन पर्पस भी है। So generally banks prefer lending to people who use it for productive purposes. पहला इसका जो प्रायोरिटी रहता है प्रोडक्टिव पर्पस को रहता है, और सेकंड प्रायोरिटी इसका कंजम्पशन लोन्स की तरफ जाता है। तो ये भी आपको यहाँ बताना जरूरी है कि अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिव पर्पस, क्योंकि प्रोडक्टिव पर्पस जो है वो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करता है, हम सब जानते हैं। अगर मैं लोन ले रहा हूँ फैक्ट्री एक यूनिट लगाने के लिए, तो मुझे थोड़ा कम रेट पे भी इंटरेस्ट दे देगा, लोन दे देगा बैंक, क्योंकि उसको पता है ये इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है ना। मैं एक नया यूनिट लगा रहा हूँ तो बड़े से लोगों को नौकरी भी मिलेगी, इस तरह से सोचा जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी उससे। गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो तो GDP बढ़ता है। हो सकता है आप लोग ना हो इकोनॉमिक्स के, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको बिल्कुल टू द लेमैन की भाषा में समझाने की। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ। कि हमारे देश में जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उतने ज्यादा लोग सुखी होंगे, लोगों को गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी, है ना। हम बाहर के देशों में क्यों भागते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी हैं तभी भागते हैं ना, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो हम फिर इसलिए भागते हैं। तो इसलिए GDP ग्रोथ होती है प्रोडक्टिव पर्पस, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट थोड़ा कम लिया जाता है, कंजम्पशन पर्पस पे ज्यादा लिया जाता है। नेक्स्ट इनका फंक्शन आता है क्रेडिट क्रिएशन। अभी मैं आपको बैंक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई लेट ज्वाइन किया उसको बता दें कि आई एम टीचिंग फंक्शंस ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। सो क्रेडिट क्रिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था, इसका फंक्शन है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन्स,
और क्रिएट करना। अब बैंक्स के थ्रू ही जनता तक लोन्स पहुंचते हैं, पर ये पूरे का पूरा सुपरविजन रहती है आरबीआई की। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसका मतलब होता है सबसे मेन बैंक, सारे बैंकों का हेड बैंक, अगर ऐसे बोले तो गलत नहीं होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का हेड बैंक है, यानी कि वो सारे बैंकों का कंट्रोलर है, सुपरवाइजर है ना। उनको खोलने की इजाजत भी वही देता है, उनको बंद करने का नोटिस भी वही देता है। जब अगर कोई बैंक ना उसका डायरेक्शन माने तो वो उसको शट डाउन भी करा सकता है। जैसे स्कूल डी एफिलिएट हो जाते हैं ना, बोर्ड से एफिलिएशन होती है, ऐसे इनकी भी होती है। सो अब क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आरबीआई करवाता है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, यानी कि आम जनता तक पैसा पहुंचाना, फ्लो में पैसा पहुंचाना क्रेडिट के माध्यम से, लोन के तरीके से। पर कितना कितना, किस किस को, ये एक बहुत बढ़िया काम होता है आरबीआई का। उसकी पूरी कमेटी होती है जो इसका एक फैसला करती है। हर साल का क्रेडिट कोटास बनाया जाता है कि वो एक लिमिट्स तय कर देती है। वो देखती है कि इस साल हमारे देश में कौन सा ऐसा एरिया है जिसको हमें सपोर्ट करना है। हम वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम कहें कि खेती को और पढ़ाई लिखाई को बहुत सपोर्ट करना है, इंडस्ट्रीज ज्यादा हो गई है, इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके लिए। तो फिर वो कहेंगे कि इतना परसेंटेज, वो परसेंटेज ज्यादा फिक्स कर देंगे एजुकेशनल लोन्स को और एग्रीकल्चरल लोन्स को, और इंडस्ट्रियल लोन्स थोड़ा कम कर देंगे। तो ऐसे कैटेगरी वाइज वो क्रेडिट क्रिएशन का पूरा हिसाब किताब बनाते हैं आरबीआई, और कमर्शियल बैंक उनका हेल्प करते हैं, पूरा उसको मानता है। अब क्रेडिट क्रिएशन है क्या, फिर से बताते हैं। लोन्स मतलब पैसा लोन के माध्यम से फ्लो में पहुंचाना, ठीक है। इसका एक बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होता है जो यहाँ एक टेबल के रूप में बताया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। देखिए ये एक टेबल है आपके सामने। क्या होता है कि हर बैंक, हर कमर्शियल बैंक, जितना भी उसके पास डिपॉजिट्स इकट्ठा होता है ना, हम लोग जो अपने खाते खुलवाते हैं, उसको वो उसमें से थोड़ा सा रखकर, जितना कैश रिजर्व आरबीआई उसको बोलता है उतना रखकर बाकी वो लोन आउट कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लो एक एचडीएफसी बैंक खुला, उसके पास 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, आम जनता ने खाते खोले, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब उस 1 करोड़ में से मान लीजिए आरबीआई ने बोला कि कैश रिजर्व 10% रखने हैं आपको, उसने 10% रख लिया कैश रिजर्व। अब 90% जो बचा, 90 लाख, वो क्या करेगा, उसका लोन आउट करेगा। उसी से वो बिजनेस करता है, उस पैसे को लोन आउट करता है। अब ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। हम इसी के एग्जांपल समझाते हैं आपको। टेबल सामने बना हुआ है कि एक बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स 10,000 आए थे। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखेंगे 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट्स आए थे फर्स्ट स्टेज पे, जो जनता ने जमा कराए होते हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं। उसमें से 10% रिजर्व 1,000 रखकर 9,000 उसने एक्सेस कैश को लोन कर दिया, आम जनता में लोन बांट दिया। ये कहानी तो समझ आ गई हमको। अब सेकंड स्टेज क्या हुआ, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट्स है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स है। इसमें क्या होता है, वो जो 9,000 उसने लोन दिया ना, वो भी डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में ही खातों में जाता है। मतलब लोन कभी भी कैश में नहीं दिया जाता, लोन अकाउंट खुल जाता है, आपको पता ही होगा वैसे। तो वो लोन अकाउंट खुल गया, वो सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। अब उसमें से फिर से 10% रिजर्व रखकर उसका 900, 8100 उसमें से जो बचा वो लोन आउट कर सकता है। फिर वो 8100 जो लोन आउट किया, वो तीसरा एक अकाउंट खुल गया, लोन अकाउंट। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है जब तक, अब नीचे देखिए, वो 10,000 से 1,00,000 रुपया बन गए डिपॉजिट। आप देख रहे हैं 10 गुना, 10 टाइम्स। तो हम हमेशा इसको ऐसा बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जितना उनके पास रिजर्व होता है उसका कई गुना ज्यादा वो लोन आउट करने की क्षमता रखते हैं। यही प्रोसेस था इसकी वजह से। और अगर आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हुई है, मैं मानता हूँ एक कंफ्यूजन ये हुई होगी कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा तो 10,000 रुपए ही था, तो वो उसका 1,00,000 रुपया कैसे बन गया, वो तो खाते खोलते गए लोन अकाउंट। पर नहीं, आपको बता दें इसकी फाइनेंसिंग आरबीआई के थ्रू हो जाती है। यही तो हम आपको प्रोसेस करा रहे हैं, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स के अलावा डेरिवेटिव डिपॉजिट्स में जितना भी फाइनेंस चाहिए होता है वो आरबीआई देता है उनको, ठीक है। तो आरबीआई जब देता है तो आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन ही तो करवा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू। यही आरबीआई चाहता है कि इस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक एक मिडिल मैन का काम करते हैं, आम जनता को लोन चाहिए,
पहुंचता है, और जो पैसा छपता है आरबीआई का वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू आम जनता तक पहुंचता है। हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो आप इसका डाउट जरूर पूछिए, अभी पूछ सकते हैं बीच में, चाहे आप अपना अनम्यूट करके माइक। सो हम इसको, इसमें छोटी सी बात एक और है, हम मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं इसको। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब, जैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना करना। तो कितने गुना, है ना, कितने गुना उस बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया, किसके, जितना उसके पास रिजर्व था। अब इस फॉर्मूलों को चाहे ना पढ़े, अब सिंपल अभी इस एग्जांपल को याद करें जो टेबल में आपको करवा रहा था। उस बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स 10,000 थे, यानी कि 10,000 रुपए जनता ने जमा किए थे उसके पास, और उसने लोन क्रिएट कर दिया 1 लाख रुपए का। 10 गुना हो गया ना, तो ये के निकल आया 10 टाइम्स। आप ऐसे भी पेपर में लिख देंगे, इतना आप अगर नहीं भी कैलकुलेशन करेंगे हार्डली मैटर्स, आपको मतलब पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मल्टीप्लायर मींस नंबर ऑफ टाइम्स क्रेडिट created by the bank as compared to its reserves, that is multiplier। so इसमें यही पूरा समझाया हुआ इसका, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, पढ़ के देखिएगा। फर्दर इसमें आता है अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, अब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो बैंक्स होते हैं ना, इनके पास बहुत सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये, उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। मैं अभी शुरू करता हूँ। सबसे पहले चेक्स, आप लोग जानते हैं इन चीजों को, चेक्स के बारे में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। नो डाउट ये एक फिड्यूशरी मनी होती है, यानी कि ये एक ट्रस्ट पे चलती है। सपोज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो आपने मेरे पे फेथ किया कि मैंने साइन की है, फेथ ही है ना वो, कि चेक बाउंस नहीं होगा। पर मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया और कल छुट्टी थी, परसों अपने बैंक में लगाया, या कल भी लगा दिया, पास होते होते 24 घंटे लग गए, 20 घंटे लग गए, तब तक मैं चला गया कहीं दूसरी सिटी, कहीं उतनी देर में बंदा कहीं भी चला जाता है। तो आप तो विश्वास पे लिए थे, पर वो चेक बाउंस हो गया, इसलिए हम इसको फिड्यूशरी मनी में काउंट करते हैं कि ये ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है। पर चेक्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा चलता है पूरी दुनिया में बैंक्स का। हम पता है हम चेक्स को तो कितना आदान प्रदान करते हैं। सो सेफ भी माना जाता है, रिकॉर्ड होता है पूरा। इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का कॉलम भी आया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे नोट्स आपको छोटे छोटे बड़े आराम से पेपर में आ सकते हैं। जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। अब करंट अकाउंट होल्डर्स कौन होते हैं, हमने आपको बताया था, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बिजनेस के नाम का जो खाता खुलता है वो करंट अकाउंट होता है ना। मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा था KFC लिमिटेड, ताज होटल लिमिटेड, इस तरह, या फूड कोर्ट लिमिटेड जो मैंने खोला था, शॉप ने एग्जांपल दिया था। तो किसी भी शॉप, किसी भी बिजनेस के नाम का कोई खाता खुलेगा बैंक में, वो करंट अकाउंट होगा। और सिर्फ उन अकाउंट्स पे ये फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये होती क्या है, देखिए, कि अगर आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा का भी आप चेक दे देते हैं किसी को, तो वो पास हो जाता है। इसकी एक लिमिट होती है, ये नहीं कि बैंक में पड़ा 1 लाख और आप 1 करोड़ का चेक दे दें, ऐसा नहीं, एक लिमिट होती है। ओवरड्राफ्ट एक लिमिट पता होती है बिजनेसमैन को, पर ऐसा एक फैसिलिटी दिया गया है करंट अकाउंट होल्डर्स को, इसलिए क्योंकि उनका पैसे का लेन देन ज्यादा होता है, और उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर पैसे कम भी पड़े हों आपके खाते में और आपको किसी को पेमेंट देनी पड़ जाए, तो आप ये पेमेंट दे सकते हैं। हम, बैंक आपको एक तरह का लोन दे देगा, वो चेक बाउंस नहीं होगा। बाउंस का मतलब समझते हैं ना, कि वो चेक कैंसिल हो जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का, हम अभी इंडिविजुअल की एग्जाम्पल ले रहे हैं सेविंग अकाउंट पे, और पर 1 लाख रुपए थे नहीं मेरे बैंक में, तो वो बाउंस हो गया चेक, है ना। बाउंस के और भी रीजंस होते हैं, हैंड राइटिंग, वो साइन ना मैच हो, कटिंग हो जाए, पर ये एक जेन्युइन रीजन है कि पैसे नहीं थे और मैंने गलत चेक दे दिया, जिसमें ये सजा भी है, जेल भी है। अब तो ये प्रावधान बन चुका है, इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। पर चलिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दिया और वो बाउंस हो गया, तो मेरा चेक तो पक्का बाउंस होगा, एक इंडिविजुअल का चेक तो पक्का बाउंस होगा अगर उसके पैसे कम पड़े, उसने ज्यादा का चेक दे दिया। पर करंट अकाउंट में नहीं होगा, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अगर मैं अब मैं अगले एग्जांपल लेता हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मेरा करंट अकाउंट चल रहा है बैंक में, मैंने चेक साइन करके दिया, मुझे पता है मेरी कितनी लिमिट है,
हाँ, पता होता है उनको ओवरड्राफ्ट लिमिट का कि 30% है कि 40% है। 1 लाख रुपए पड़ा है बैंक में, मैंने 1,20,000 का चेक दे दिया, मुझे पता है कि 1 लाख पड़ा है, पर 20,000 मेरा बैंक एक तरह का ओवरड्राफ्ट कर देगा, यानी कि लोन दे देगा, कैंसिल नहीं होगा वो चेक। ये फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की। अगला आता है बैंक ड्राफ्ट। देखिए, बैंक ड्राफ्ट और चेक में बहुत सारे लोग इसको कॉमन समझ जाते हैं कि शायद ये सेम ही चीज है, पर वो सेम नहीं होती। देखिए, बैंक ड्राफ्ट सिक्योर्ड होता है, इसमें कोई वो नहीं होता, कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक और बैंक ड्राफ्ट में यही फर्क है कि बैंक ड्राफ्ट सिक्योर्ड होता है। क्यों होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मैंने ड्राफ्ट बनवाया बैंक से, मैंने कोई सरकारी फीस देनी थी, तो उन्होंने लिखा हुआ ड्राफ्ट से पेमेंट करो। अब मैंने ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट तभी बनता है जब बैंक के पास वो पैसे आ जाते हैं, ठीक है। आजकल तो अकाउंट से बनता है, तो बैंक पहले वो पैसे अपने पास लेता है, फिर आपको ड्राफ्ट देता है, मतलब उसमें कोई कैंसिल होने की गुंजाइश नहीं होती। पर चेक में क्या है, अगर वो कहते हैं चेक से पेमेंट कर दो, तो मैं चेक लिख के दे दूं, पैसे कम पड़े तब भी दे दूं, जब जाएगा, जब वो इकट्ठे करके बैंक में देंगे, 3 महीने के लिए वैलिड होता है ना कोई भी चेक, आपको पता होगा 90 दिनों के लिए, तो वो 10 दिन बाद इकट्ठे भेजे, पता चले 4 बच्चों का बाउंस हो गया बीच में से, एग्जाम्पल। पर ड्राफ्ट में ये अच्छी बात है कि बाउंस होने का कोशिश नहीं होता। अब आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत ही डिफरेंट चीज है आपके लिए, पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपको बहुत डिफरेंट लग रही होंगी ये चीजें। कोई भी चीज अगर तक डाउट क्रिएट कर रही है तो प्लीज आस्क। मैं रुक रहा हूँ 2-4 10-15 सेकंड्स के लिए, आप बताइए अगर कोई डाउट अब तक तो। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फिर समझा दो। हाँ, आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता, ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा विड्रॉ कर पाना, है ना, ओवर ड्रॉन कर पाना। तो ओके सर। हमने कहा ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं बिजनेसमैन। ओके सर। जो बिजनेस के नाम का खाता खुला होता है बैंकों में, वो करंट अकाउंट्स कहलाते हैं, और उन्हीं को सिर्फ ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। अब ये होती क्या है कि जितने पैसे आपके बैंक में पड़े हैं उससे ज्यादा भी अगर आप चेक दे देंगे तो हम चेक को बाउंस नहीं करेंगे। बैंक क्या कहता है, हम आपके चेक को कैंसिल नहीं करेंगे, हम पेमेंट दे देंगे, ठीक है। मैंने ओके सर। एग्जांपल क्या ली कि मेरे अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा था, पर मैंने अंकिता को 1,20,000 का चेक दे दिया, और वो करंट अकाउंट का चेक दिया है। आप सप्लायर हो, मैं शॉपकीपर हूं, तो आपने जब वो चेक लगाया, मेरे बैंक से 1 लाख तो कटेगा कटेगा, 20,000 माइनस में चला जाएगा। आपके चेक को कैंसिल नहीं करेंगे, आपको 1,20 दे दिया जाएगा। इज इट ओके? ओके सर। नॉर्मल इंसानों को, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वो चेक बाउंस हो जाएगा कि इतने पैसे नहीं पड़े, आपने दे कैसे दिया, और सजा अलग से हो जाएगी। पर ये करंट अकाउंट में एक लिमिट होती है, इस लिमिट तक आप ओवरड्राफ्ट करा सकते हो, तो वो उस पे जो 20,000 माइनस में चला गया उस पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा बस थोड़ा, ठीक है। ओके सर। ओके 48 दिनों के अंदर वापस करना, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और किसी को कोई भी अगर डाउट है तो साथ साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे आगे चीजें और डिफरेंट डिफरेंट आती जाएंगी। अगर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से नहीं रास्ता रखे हैं तो आपको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने टॉपिक उठाया कि ये चीज हम थोड़ी क्लियर कर पाए। ऐसी चीजों में क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख पाएंगे फिर थोड़ा। एनी डाउट? ओके, सो अब हम शुरू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, ये एक बहुत ही खास प्रोमिसरी नोट है। अब आपको लगेगा प्रोमिसरी नोट क्या है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं पहले इसकी। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडर्स यूज करते हैं, यानी कि बिजनेसमैन, आम इंसान नहीं यूज करता। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ के तौर पे काम करता है। एग्जांपल शुरू करते हैं। मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मेरे पास आप में से कोई आता है सामान लेने, मैं आपको नहीं जानता, आपने सामान लिया 2 लाख रुपए का मेरी दुकान से और कहा कि हमें थोड़ा उधार चाहिए, इसमें से पूरा कैश पेमेंट नहीं हम कर सकते, हम आपको 1-2 महीने में पेमेंट कर देंगे वापस। तो अब मैं तो नहीं जानता, या जानता भी अगर हूं तो विश्वास अगर मैं नहीं करना चाहता, तो मैं कहता हूं कि अच्छा कोई बात नहीं, उधार ले लीजिए, पर फिर मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाऊंगा, आपको उस पर साइन करना होगा, यानी कि एक लिखित रूप में आपको देना होगा
प्रोमिसरी नोट हम इसलिए बोलते हैं कि प्रॉमिस लिख के करिए कि फलानी तारीख तक आप पेमेंट दे देंगे। ये इसकी मेन कहानी है। तो आप कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, हमने तो पैसे देने ही हैं, आप लिखवा लीजिए, आप ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज बना लीजिए और हम उस बिल पे साइन कर देंगे। अब वो बिल मैं बनाता हूँ, मैं ड्रॉअर हूँ, मैं ड्रॉअर कहलाता हूँ क्योंकि मैंने बिल ड्रॉ किया। ड्रॉ हमेशा कौन करेगा? जो सेलर होगा। मैंने बेचा ना सामान आपको, और मैंने वो बिल बनाकर उस पर लिखा आपकी ओर से कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फलानी तारीख को मैं ये पैसे अदा कर दूंगा और आपके साइन कराऊंगा। आप ड्रॉइंग है, आपने साइन कर दिए और वो बिल वापस मैं अपने पास ही रखूंगा एज अ प्रूफ। आपको तो नहीं दूंगा ना, वरना फाड़ के फेंक दे, प्रूफ खत्म कर दे, तो मेरे पास ही रहेगा वो बिल। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और जब ड्यू डेट आती है मैं आपको वो बिल दिखाता हूँ कि आपने प्रॉमिस किया था, आप मुझे पेमेंट कर देते हैं, या उससे पहले भी पेमेंट कर जाए तो थोड़ी रिबेट भी मिल जाती है, इसमें ये भी प्रावधान होता है। अब ड्यू डेट से पहले करोगे तो आपको थोड़ी रिबेट भी दे देंगे, और जनरली 3 या 4 महीने के लिए बनता है, इससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं बनता, शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है। तो अब क्या हुआ, ड्यू डेट आई, आपने वो बिल मेरे से वापस लिया, तो क्या अब आपका हो गया, वो आपने पेमेंट दे दिया, वापस ले लोगे प्रूफ। तो अब मैंने वो अपना पैसे रख लिए। जैसे रजिस्ट्री नहीं करते घरों की, रजिस्ट्री, अगर घर बेच दो तो अगला बंदा कहता है रजिस्ट्री मुझे दे दो जी अपनी वाली एज अ प्रूफ, हम दे देते हैं अक्सर। तो वही चीज हो गई, पेमेंट ले ली, बिल मैंने आपको दे दी, चाहे फाड़ो चाहे रखो। तो ये है जी बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी बहुत ही अच्छा एक हमारे यहाँ पर एक प्रोमिसरी नोट यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर इसमें एक और चीज बताई गई है बड़ी अच्छी, ये पूरी जो अगली स्टोरी है ना, अगला पैरा, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये सारा जो इन्होंने समझाया हुआ, बहुत कुछ समझाया है इसमें, वैसे ही समझ लीजिए। इनमें ये समझाया है कि जो बैंक्स होते हैं वो इस बिल पे भी आपको एक तरह से पैसा दे देते हैं। कैसे? अब मान लो अंकिता और मेरी डीलिंग हुई थी, अंकिता ने मेरे से उधार पे सामान लिया था, मैंने बिल बना के अंकिता के साइन करा लिए थे, 3 महीने बाद उसने पेमेंट करनी थी, और मेरे को कुछ दिनों बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अज्यूम करते हैं। तो अब मैं अंकिता से पूछता हूँ पहले भी, तुम जल्दी पेमेंट कर सकती हो? कहती नहीं, मैंने तो आपको लिख कर दिया, मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पेमेंट करूंगी, मैं अभी कैसे कर दूं, अभी तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर मेरे पास एक स्कोप बचता है कि मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक को वो बिल दे दूं। वो एक अच्छा प्रूफ होता है, पक्का प्रूफ होता है। तो वो बैंक मेरे से वो बिल रख लेगा और मेरे को उसके अगेंस्ट पैसे दे देता है, थोड़े से काट लेता है, वो उसकी कमीशन होती है। सपोज 1 लाख रुपए उस बिल पे लिखा है कि अंकिता ने मुझे 1 लाख रुपए देना है 2 महीने बाद, तो बैंक बोलेगा हम तो आपको जी 90,000 ही देंगे। तो मेरे को जरूरत है, मैं 90,000 में ही मान जाता हूँ कि ठीक है। अब बिल उसको दे दिया, मैं 90,000 ले गया। अब ड्यू डेट पे अंकिता बैंक को पैसे दे देगी, बस। कितने देगी? पूरे 1 लाख रुपए। बैंक ने मुझे कितने दिए थे? 90,000। बैंक ने अपना कमा लिया 10,000। ये भी बैंक, हम बैंक से पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो बैंक के अंदर क्यों डाला है इन्होंने? क्योंकि बैंक ऐसे इसके माध्यम से भी कमाई करता है, और ये कमाई करने की तो बात अलग है, ये बेनिफिट भी दे रहा है आम जनता को कि अगर ड्रॉअर को पैसे की अर्जेंट नीड हो, पहले नीड हो जाए, तो वो इसके अगेंस्ट भी पैसे ले सकता है। जैसे एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाता है ना, ऐसे बिल देकर पैसे मिल जाते हैं। तो ये इसलिए बैंक्स के फंक्शन में डाला गया है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट। ओके, सर अगला। इसमें हाँ, सर इसमें बिल में अंकिता की वो क्वेरीज भी होंगी या फिर ओनली उसका ये बिल ही होगा? एक बार फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं। इसमें जैसे आपने अंकिता के एग्जांपल लिया, तो ये केवल उस बिल से ही काम चल जाएगा या उसके बैंक वगैरह के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेंगे? देखिए, ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, मैं तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अंकिता को भी बताया जाएगा, उसके साइन भी होते हैं कि मैं ठीक है, ड्यू डेट पे अब मैं ड्रॉअर को नहीं बैंक को पैसे दूंगी, वो साइन भी करती है। और जनरली वो बैंक कौन सा होता है? जिसके हम कस्टमर होते हैं, ठीक है, जहां मेरा अकाउंट होता है, जनरली वो होता है। उसको पहले से हमारी बैंक हिस्ट्री पता होती है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं वो दोबारा लेता, सिर्फ बिल लेकर और दे देता है, एक फॉर्म भरवाता है बस उसमें। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ,
हाँ, तो ये एक अलग फॉर्मेलिटी है, बट ड्रॉई को भी पूरा इंटीमेट किया जाता है, सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आपकी नॉलेज में है ना कि ड्यू डेट पे आपने पैसे बैंक को देने हैं। वो भी कहती है कि ओके, पर वो मना भी करे तब भी ये नहीं कि मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ड्रॉई को सिर्फ इंटीमेट करना होता है कि अब आपने ड्यू डेट पे पैसे बैंक को देने हैं। उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती, मर्जी सिर्फ मेरी पूछी जाएगी ड्रॉर की, क्योंकि मैं अपना बिल दे रहा हूँ और कम पैसे लेने को भी तैयार हूँ। ठीक है, ड्रॉई को तो फर्क ही नहीं पड़ता, अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ड्यू डेट में मुझे 1 लाख देना था, अब वो 1 लाख बैंक को दे देगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे, मेरे पैसे कटेंगे। मुझे एक फैसिलिटी चाहिए थी बैंक से जो मैंने ले ली। यस, थैंक हाँ, वेलकम। दिस नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आप लोगों ने जरूर बहुत बार सुना होगा। ट्रेजरी का वैसे हिंदी का शायद खजाना होता है, मेरे को जहां तक लग रहा है। तो हमारी जैसे आरबीआई की ट्रेजरी होती है, एक सरकारी ट्रेजरी होती है, तो टी बिल बोलते हैं इसको। ये भी एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली 3 साल से 1 साल, सॉरी 3 महीने से 1 साल के लिए बैंक से गवर्नमेंट पैसा जनता से बोरो करती है इस बिल के माध्यम से। ठीक है, क्या होता है कि ये बड़ा अच्छा लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। बिकॉज, मैं हाईलाइट करता हूँ, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस and in the meantime it needs money for its expenditure such as paying salaries, procuring medicines for use in hospital, constructing buildings, school, these all things and so on। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट क्यों ट्रेजरी बिल निकालती है। ट्रेजरी बिल निकालने से गवर्नमेंट के पास एक बार पैसा आ जाता है जिसकी उसको जरूरत होती है, उस पैसे से फिर वो ये सारे खर्चे कर लेती है। टैक्सेस तो उन्होंने बोला एक टाइम पे ही आने होते हैं सारे। जनरली इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो वो एक टाइम होता है, उस टाइम पे लोग जमा करना शुरू करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। अब जैसे आजकल प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो रहा है, टाइम होता है ना कई टैक्सेस का, तो फिर गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल इशू करके जनता से पैसे लेने होते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, शॉर्ट 1 साल तक के लिए गवर्नमेंट पैसा बोरो कर लेती है। ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक पेपर क्लेम है जिसके माध्यम से ये इशू कर दिया जाता है जनता को, जनता का पैसा ले लिया जाता है। जनता पैसा क्यों लगाती है, इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, जनता को पैसे का फिर ज्यादा पैसा बन के मिलता है ना। जैसे 1 लाख कराया तो 1,10,000 मिलना होगा, वो इंटरेस्ट के लिए जमा करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है इस तरह से। और इसके थ्रू ना बहुत अच्छा एक तरीका भी है ये कि आप अपने देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ठीक कर भी सकते हैं इसके थ्रू। कैसे कि अगर बहुत सारा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत सारी है, तो लोगों के पास पैसा बहुत होता है उस टाइम पे फ्लो में, वो लिक्विडिटी को सोक करना होता है ना। जब उस पैसे को, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जनता के पास बहुत पैसा है, अब गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि आरबीआई चाहता है ये पैसा हम कैसे अपनी तरफ खींचे इनसे, तो ट्रेजरी बिल निकाल दो। एक एग्जांपल है, तो ऐसे तो हजारों चीजें हैं। अभी गोल्ड सॉवरेनियर बॉन्ड्स निकले थे कुछ दिन पहले की बात है, वो कहते हैं चलो जी फिर तो आप ना ये ऐसे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स और पेपर क्लेम्स निकाल दो। इससे क्या होगा, इनको सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं आप। इससे क्या होगा, लोग ये लेंगे और पैसा देंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमने लिक्विडिटी सोक कर ली बस, और फिर फिक्स टाइम के बाद उनको पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा। एक बार के लिए इकोनॉमी को ठीक करने का भी बहुत अच्छा तरीका है ये। अब ये हम पढ़ा के, हम आपको क्यों ये पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सब बैंक्स के थ्रू होता है। ट्रेजरी बिल भी आरबीआई ने खुद नहीं भेजने होते, गवर्नमेंट ने खुद नहीं बेचने होते, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू बिकवाने होते हैं। सारा काम आरबीआई का कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ये सारा काम। इसलिए हमने ट्रेजरी बिल पढ़ा, एक बार हम रिकॉल करते हैं पिछला, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा जो भी बैंक से डील करता है, फिर हमने बैंक ड्राफ्ट पढ़ा, वो तो बनता ही बैंक से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक की है, और फिर चेक्स पढ़ा, प्योरली बैंक्स। ये सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, कि किस तरह से हमारे कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हम बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, ये हमने सारा बैंक्स पढ़ा है अभी आपको। अभी हमारा टैक्सेस का पोर्शन शुरू भी नहीं हुआ, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, हम थोड़ा फास्ट होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आ गया, इसको नहीं मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये आप खुद पढ़िएगा। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब, सोर्सेज होता है शायद स्रोत, हिंदी में स्रोत बोलते हैं जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कि क्रेडिट मतलब उधार। उधार कहाँ से लेना है, तो यहाँ बताया हुआ है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं। यहाँ गाँव में तो
ये मनी लेंडर्स पे बड़ा विश्वास किया जाता है, साहूकार जिसको बोलते हैं, वो जो पैसा देते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, हम अपने दोस्तों से पकड़ लेते हैं पैसा, है ना। ये बताया हुआ कि रूरल सेक्टर में, गांव में इतना इतना परसेंट सर्वे किया गया है कि इतना इतना परसेंट यहाँ से लिया गया है, और शहरों में इतना इतना। आप देखिए कि फ्रेंड्स रिलेटिव से या मनी लेंडर से अर्बन एरियाज में सिर्फ 11%, ये कम है, 11-4-1। गांव में ज्यादा 33-8-3। मतलब गांव के लोग इन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, मनी साहूकारों पे, दोस्तों पे। और आपको बताऊं एक बात, वहां पर ज्यादा पैसा भी पे करते हैं, ये आपको शायद पता ही होगा कि मुझे ना एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पता, आपको शायद पता होगी। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा है तो वो लोगों को देना शुरू करते हैं, चेक्स रखवा के ना उनके, जैसे साहूकार करता है, मनी लेंडर हम उसको बोलते हैं, तो उनका अच्छा बिजनेस चलता है। और थोड़ा सा रूरल एरिया में लोग वहां पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, जबकि उनको ज्यादा पे करना पड़ जाता है। और बैंक्स वगैरह पे जिसपे उनका फेथ थोड़ा कम रहता है। और अर्बन एरिया में हम लोग कमर्शियल बैंक्स पे 53%, ये देखिए 53% हम बैंकों से लोन लेते हैं अर्बन एरियाज में। आई एम सॉरी 57%, और रूरल एरिया में सिर्फ 25%, आधा भी नहीं है। वो बैंकों पे फेथ ही नहीं करते। तो ये एक पिक्चर आपके सामने आती है, इसमें और कुछ भी नहीं है खास। अगला टॉपिक हमारा अब शुरू होने जा रहा है, एंड दैट इज टैक्सेस। आधा चैप्टर खत्म हो गया आपका, अब टैक्सेस आ गया। टैक्सेस क्या है आप लोग जानते हैं, ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट को देना होता है। जब मैं हाउस होल्ड्स बोलता हूं ना, तो हम नागरिकों की बात करते हैं, हम सब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम अपनी बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने टैक्सेस किसको देना है, सरकार को देना है। अब टैक्सेस में आप सबको पता है, टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, गिफ्ट हो गया, रोड टैक्स, गाड़ी निकलवाओ तो रोड टैक्स दो, फिर इनकम टैक्स तो पता ही है, देना ही देना है ना कितने। और सबसे आजकल तो बड़ा जीएसटी आ गया आपके सामने, जीएसटी हर चीज पे लग रहा है। तो ये सारे टैक्सेस हैं, कितने तरह के टैक्सेस, तो मैंने कुछ गिने चुने से गिनाए हैं, कितने तरह के टैक्सेस हम लोग। अब दवाई लेने जाते हैं, लिखा होता है ना 50 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, उसमें भी टैक्सेस देके आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम टैक्सेस पे करते हैं कई तरह के गवर्नमेंट को, तो ये हमारे लिए कंपल्सरी पेमेंट है और जरूरी भी है। गवर्नमेंट कैसे गुजारा करेगी, है ना। अगर हम बाहर के देशों से कभी सुने तो वो कहते हैं हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज भी उतनी ज्यादा है, तो टैक्सेस पे करेंगे तभी गवर्नमेंट उस टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होगा हमारे भले के लिए लगाएगी ना। रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, पार्क्स मेंटेन करेगी, स्कूलों में इतनी सस्ती पढ़ाई, अस्पतालों में इतना सस्ता इलाज, मुफ्त की तरह इलाज कहाँ से देगी। टैक्सेस से पैसा आ रहा है उनके पास, उनका मेन सोर्स ही यही सरकार का पैसे का, तभी लगाएगी ना हमारे भले के लिए। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि बजट एंड टैक्सेस। अब यहाँ बड़ी अच्छी पिक्चर हमारे सामने आई। बजट आपको पता ही है साल में एक बार बनता है, और टैक्सेस के हिसाब से बनता है, पता ही है वो तो। क्योंकि बजट में दो ही चीजें हैं कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसा इस साल हमारे पास इकट्ठा होगा थ्रू टैक्सेस, और दूसरी तरफ लिखा जाता है उस पैसे को हम कहाँ प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए। यही होता है। अगर मैं बजट बनाने बैठा, मैंने कहा 100 रुपए आने की उम्मीद है, तो 100 रुपए को मैं ऐसे ऐसे खर्चूंगा। यही है सिंपल बजट। तो सिंपल सी भाषा में एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो बजट का टैक्सेस के साथ गहरा संबंध है। टैक्सेस ज्यादा होंगे तो बजट हेल्दी बनेगा। अब देखते हैं, अब इन्होंने ये एक पिक्चर बड़ी अच्छी बना के आपके सामने दिखाई है, अब ध्यान से देखिए। इनकम टैक्स, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इनकम टैक्स 21%, ये लिखा गया है शेयर ऑफ डिफरेंट टैक्स रेवेन्यूज 15-16। 2015-16 के सेशन में जो टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं सरकार के पास वो इस हिसाब से हुए हैं। देखिए कितना इनकम टैक्स, बस 21%। ठीक है, मतलब जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, जितना भी पैसा सरकार के पास इकट्ठा हुआ, वो टैक्सेस से जो हुआ पैसा इकट्ठा, वो कौन कौन से टैक्सेस से आया था ये बताया जा रहा है। 21% इनकम टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से 14%। कस्टम ड्यूटी होती है जब हम बाहर दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, उस पर जो हमें टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी 20%, ये सेल के ऊपर लगता है जो। सर्विस टैक्स 14%, पता ही है आपको, होटल में खाना खाने जाओ सर्विस टैक्स दो, मूवी देखने जाओ सर्विस टैक्स दो, वो चीज है सर्विसेज।
और कॉरपोरेशन टैक्स 31%, मतलब सबसे ज्यादा कॉरपोरेशन टैक्स है, जहां से पैसा आया सरकार को। कॉरपोरेशन टैक्स, अभी सारे टैक्सेस में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो कॉरपोरेट टैक्स सेक्टर हमें टैक्स अदा करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स पे करती हैं, उसकी बात आ गई। तो अब हम इसको डिटेल में शुरू करते हैं। मेजर टैक्सेस, हाँ जी, सबसे पहला आता है एक्साइज ड्यूटी। जैसे मैंने अभी बताया, इट्स द टैक्स लेवाइड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एंड पेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स बिफोर द गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, फैक्ट्रियों में सामान बनता है, उनको बेचने से पहले ही एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है फैक्ट्री ओनर को। दैट इज एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स पे लगाया जाता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स वो भर रहा है तो वो हमसे चार्ज नहीं करेगा, उसने भी उसका सारा गुड्स के अंदर ही प्राइस जोड़ देनी है, तभी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हमें ही देना पड़ता है, अल्टीमेटली हमारे से ही वापस वसूला जाता है। अब आगे आ गया वैट, ये सब जो है ना, अब जीएसटी का एक कॉमन टैक्स बन गया है, इस पर पढ़ाया इसलिए जा रहा है, पहले ये बड़े सालों तक सिस्टम रहे हैं हमारे देश में। अब वैट आ गया। वैट आपको पता होगा बहुत पहले चलता रहा, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब नहीं रहा ये, फिर से बता दें आपको, अब जीएसटी है। ये ऐसा टैक्स सिस्टम था जो वैल्यू एडेड पे लगता था, यानी कि वैल्यू एडिशन पे लगता था। वैल्यू एडिशन क्या होती है? देखिए, जब एक प्रोडक्ट होता है, जब वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है ना, वो कई स्टेजेस से गुजर के पहुंचता है। ठीक है, एक इन्होंने जो एग्जांपल दी मैं वही समझाने जा रहा हूँ। नीचे टेबल में एग्जांपल दी है, मैं आपको सिंपल भाषा में फटाफट समझा देता हूँ। कि मान लो एक किसान ने वीट उगाई अपने खेत में, फिर उसने उस वीट को फ्लोर मिल यानी कि चक्की वाले को बेच दिया, एग्जांपल है ये। फिर चक्की वाले ने उसका फ्लोर बनाकर, आटा बनाकर बेकरी वाले को बेच दिया, फिर बेकरी वाले ने बेकरी आइटम्स बनाकर हम लोगों को बेचा, कस्टमर्स को। 4 स्टेजेस आ गई आपके सामने। अब इसको मनी में पढ़ते हैं। किसान ने 100 रुपए की कनक बेची थी, हम स्मॉल वैल्यूज लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए। 100 रुपए की उसने गेहूं बेचा। अब उसमें उसकी वैल्यू एडिशन आ गई थी, उसने अपनी कमाई कर ली। अब चक्की वाले ने जब उसका आटा बनाया, उसने सेम 100 रुपए की कनक का आटा बना के 120 में बेचा। अब वो 20 रुपए किस चीज के थे? दैट इज वैल्यू एडिशन, क्योंकि चक्की वाले ने वैल्यू ऐड करी है अभी उसमें, और गलत भी नहीं है, उसकी बिजली लगी है, उसकी मेहनत लगी है, उसका काम था ये। तो वो 20 रुपए उसकी वैल्यू एडिशन के जुड़ गए, 120 रेट बन गया उसका। फिर बेकरी वाले ने उसकी कितने आइटम्स बना के 200 रुपए में उस आटे से सामान बना के हमें बेचा। भी ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू एडिशन से कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, बड़ा कुछ बनाएगा वो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडेड टैक्स हर वैल्यू एडिशन पे लगता था। ठीक है, ये था इस टैक्स का मेन मैंडेट। अब आता है कस्टम ड्यूटी। ये हमने बता ही दिया, जो हम इंपोर्टेड गुड्स लेकर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो हम सामान, उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, एयरपोर्ट्स पे जनरली लग जाता है। सो एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट्स पे, अकेले पोर्ट का मतलब वो जो यहाँ पानी का जहाज आता है, और एयरपोर्ट जहाँ हवाई अड्डा, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज हमें पे करनी पड़ती है। सिंपल है। तो इनकम टैक्स पढ़ाने की मुझे कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही, हम सब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, हमको पता है। पर हाँ, यहाँ पर ये चीज पढ़ानी बड़ी जरूरी लग रही है मुझे, कि इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब होता है, प्रोग्रेस का हिंदी का मतलब होता है आप उन्नति करते जाए, है ना। तो प्रोग्रेसिव ऐसा सिस्टम है जहां पे जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आप पे टैक्स लगेगा। आप देखते हैं ना स्लैब्स कैसे होती हैं, कि 5 लाख तक मान लो निल है, फिर 5 से 10 लाख तक 20% है। अब तो चेंज हो गया, जो यहाँ लिखा है मैं वो समझा रहा हूँ, पर है प्रोग्रेसिव अभी भी। तो 10 लाख से ऊपर है तो 30% है। क्या मतलब हुआ? इनकम बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। दैट इज प्रोग्रेसिव। अब आता है कॉर्पोरेट टैक्स। हमने आपको बताया था कॉर्पोरेट सेक्टर से वसूला हुआ टैक्स होता है, यानी कि इट इज पेड बाय द लार्ज कंपनीज
based on the profit they earn from the sale of their goods and services। बड़ी बड़ी कंपनियां जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचती हैं उस पे जितना वो प्रॉफिट कमाती हैं उस पे उनको जो टैक्स देना पड़ता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। और ये लिखा भी इन्होंने कि 15 सालों में 1/3 यही टैक्स था। दिस इज ट्रू आल्सो, हमने देखा पीछे सबसे ज्यादा टैक्स यही था। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए अच्छा टॉपिक है ये। डायरेक्ट टैक्सेस और टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका जो डायरेक्टली जिस पे लग रहे हैं वो खुद पे करेगा, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं अपनी कि मैंने इनकम टैक्स पे खुद किया, हमें पे करना है, ठीक है। हमें गिफ्ट टैक्स भी पे करना पड़ा, मुझे प्रॉफिट टैक्स भी पे करना पड़ा। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली हम खुद पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम नहीं पे करते सरकार को, हम पे करते हैं किसी और को, वो हमारे बिहाफ पे सरकार को पे करता है, इनडायरेक्ट घूम के पहुंचता है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या आ जाती है, वैट की, ठीक है, जो आजकल वैसे जीएसटी का रूप ले लिया उसने। इसमें सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक दवाई लेने गया केमिस्ट शॉप पे, वहां दवाई ली मैंने, उसके ऊपर लिखा था 200 रुपए और ब्रैकेट में लिखा था टैक्सेस इसके बीच में ही है, ऐसा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब मैं 200 रुपया किसको दे आया, दुकानदार को। मैंने सरकार को नहीं वो टैक्स पे किया, दुकानदार को पे किया। दुकानदार वो जीएसटी खुद पे करेगा, आपको पता होगा। दुकानदार की जिम्मेवारी है वो जीएसटी पे करना खुद, किसको, सरकार को। इनडायरेक्टली पहुंच रहा है उसके थ्रू, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट जो हम खुद पे करते हैं। अब जीएसटी का भी उन्होंने बना दिया। In India, many indirect taxes are levied by both central and state governments. Since different states follow different policies, producers pay higher taxes and consumers pay higher price। हाँ ठीक है, यही था कि हमें सबको और ज्यादा पे करना पड़ रहा था क्योंकि सब स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसी थी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके। तो in order to bring one common tax system using value added method, Indian Parliament passed a new law, Goods and Services Tax (GST) 2016 में। आप सब जानते हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया कि अब कोई चक्कर नहीं, सीधा जीएसटी का एक ही टैक्स बन गया। इसी के थ्रू सारी टैक्सेशन इनडायरेक्ट की सीमित हो जाती है। तो अब इसमें थोड़ी सख्ती भी काफी हुई हुई है, आप देख रहे हैं आगे की और इम्प्रूवमेंट आएगी। कि बड़ा सिंपल सा तरीका है जी जीएसटी लाने का। जो मेरे को मेन मकसद लगता है वो ये था कि पहले टैक्स की चोरी बड़ी आसान थी, अब वो उतनी आसान नहीं रह गई। आगे आगे और टाइट होता जा रहा, तो टैक्सेस पहुंचेंगे सरकार के पास। सरकार चाहती है टैक्सेस पहुंचे ताकि हम तभी पैसा लगाएंगे ना देश की तरक्की पे। निर्णय कैसे लगाएंगे, ये लास्ट में लिखा देखो कि जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस करप्शन इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो जो करप्शन थी, टैक्स इवेजन की, टैक्स बच जाते थे, वो कम होता जा रहा है। अब यही अगला पैरा बन गया, टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स ना पे करना, अवॉइड करना। और कैसे, मैं पढ़ देता हूँ। दो देयर आर मोर देन 20 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स। आप सब जानते हैं पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो टैक्स पे करते वक्त हमें चाहिए होता है। पिछले कहते कई सालों में 20 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं इंडिया में, पर ओनली 1% ऑफ इंडियंस पे टैक्सेस। बड़ी हैरानी वाली फिगर है। तो ओनली 1% ऑफ इंडियंस पे टैक्सेस, 1%, ओनली 1% टैक्सेस पे कर रहे हैं। इंडिया इज वन कंट्री इन विच टैक्स इवेजन इज वेरी हाई। और ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा है। लिखा है आपके सामने, देखिए, मतलब बहुत ज्यादा लोग टैक्सेस से बचते हैं, नहीं देते हैं। पर जो सैलरीड पीपल होते हैं इन गवर्नमेंट सर्विसेज या प्राइवेट कंपनीज में, वो टैक्सेस पक्का देते हैं। लिखा है देखो यहाँ पर। और आप भी जानते हैं, हम लोग जो प्राइवेट जॉब में होते हैं या सरकारी में होते हैं, हम लोगों को तो 1-1 रुपया पूरा कटता है, पर बाकी मैक्सिमम बचा लेते हैं। ऑल दिस मनी इन्वॉल्विंग अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन, जो भी ऐसी कोई मनी जो काउंट नहीं हो पाई, अनअकाउंटेड रह गई, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। और लास्ट लाइन है, स्कॉलर्स रिपोर्ट दैट वैल्यू ऑफ ब्लैक मनी इज इक्विवेलेंट ऑफ नियरली हाफ द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी। जितना इंडिया का जीडीपी है ना एक साल का, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, यानी कि उसका आधा तो ब्लैक मनी है। ये स्कॉलर्स ने सर्वे करके देखा है। कितना, 125 लाख करोड़ एक साल का। कैन यू इमेजिन?
पीपल ऑल्सो पुट ब्लैक मनी। हाँ पता है हमें, बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज, सब जानते ही हैं, इसमें कोई ऐसी नई सी इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोगों के लिए कि बहुत सी दुनिया दूसरी कंट्रीज के बैंकों में भी ब्लैक में रखती है ना, उन लोगों को फायदा होता है इस पैसे से, वो रखवा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्सेस एंड आवर बैंकिंग सिस्टम, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव स्टडीड। सो आज हमने सारे बैंक्स के बारे में पढ़ा और टैक्सेस के बारे में पढ़ा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स की भाषा को सिंपल टू सिंपल वे में आप तक ला सकूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज आस्क। कोई भी डाउट है पूछिए प्लीज। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रोहित जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं आप? ओके सर आप नहीं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर वैल्यू एडेड टैक्स तो अभी रहा नहीं ना? नो ना, बिल्कुल नहीं, अब तो जीएसटी आ गया ना। अच्छा, तो फिर भी सर इसको हमको कंटिन्यू करना होगा पढ़ाई में? हाँ हाँ, क्योंकि देखिए जब हम अगर हम जीएसटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें वैल्यू एडेड टैक्स को भी समझना होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ना वैल्यू एडेड टैक्स का पता है ना जीएसटी का अच्छे से पता है। तो कंपैरिजन से बात समझ आती है कि पहले ये था और अब ये नया आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसमें चोरी ज्यादा पॉसिबल थी, उस तरह वैल्यू एडिशन अलग अलग स्टेजेस पे इजिली वो इवेड हो जाता था। और सर टैक्स एविएशन जो हो रहा है सर, इसका स्कोप कहाँ कहाँ से हो जा रहा है सर टैक्स एविएशन का? अब जैसे आपका सर्विसेज टैक्स हम लोग पे कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे कर देता है, लेकिन इसका टैक्स एविएशन का स्कोप कहाँ से ज़्यादा होता है? देखिए जितने भी आपके देश में गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो जॉब करता है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करता है, उसको निकाल दीजिए, वो उनको तो सैलरी में से टैक्स देना ही देना है। उसके अलावा सारे लोग आप देखिए आसपास कौन है, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है कुछ कर रहा है, वो आराम से टैक्स एवेड कर पाते हैं, मतलब शो कम कर देते हैं ना। ओके सर, तो उनपे क्या जीएसटी लिवाइड नहीं होता है? होता है, पर आप मैंने आपको दो तरह के टैक्सेस बताए ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जीएसटी हाँ। सिर्फ इनडायरेक्ट का एक ग्रुप है। इनडायरेक्ट हाँ। टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बनाया गया। डायरेक्ट तो अभी वैसे ही चल रहा है, गिफ्ट टैक्स, हाँ। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब तो अभी वैसे ही चल रहे हैं। इसमें आप जितनी मर्जी इनकम कम शो करो और कम टैक्स पे कर दो। ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। हाँ। एनी अदर? चलिए ठीक है। सो अब हम ऐसी कामना करते हैं कि अब आप अपने इसके नोट्स बना लेंगे आज जो पढ़ा है, क्योंकि ये चीजें भूल जाएंगी वरना आपको। और फिर हम बाद में फिर कभी जुड़ेंगे। ये हमारे आज की आखिरी सेकंड सेशन था, हो सकता है फिर से हम कभी जुड़े। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके जी, ओके थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। ठीक है तेजपाल जी। हाँ ठीक है रोहित जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। मतलब ये है कि भाई लेकिन एक बार ना बात करिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सर प्राइवेट बैंक कर देते हैं तो तुमको रजिस्ट्री से मतलब होता है। रजिस्ट्री अथॉरिटी है ना, दोनों चीज है ना, कोई ये तो है नहीं कि भाई ये एरिया ही ऐसा है। इसका कुछ टेक्निकल मैंने भी नहीं कभी पता करा। मैंने भी जब 2-3 बार कराने की कोशिश करी ना, तो मेरे को बस यही कह दिया यार ये है ही है यार, कह रही है ऐसी सारी प्रॉपर्टी यहाँ की ऐसी। हाँ 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 हाँ। लेकिन एक बार तो प्राइवेट बैंक से तो कर लिए, मेरे को ध्यान है कि उनको वो इस चीज में ना जंप कर लेते हैं अपना। उसका कारण है करने का कि तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो इसलिए।
प्राइवेट बैंक का कोई बंदा हो ऐसे हो, फिर वो लोन लेने के लिए जाए, फिर उसकी मान ले इंतकाल ना हो, तो वहां शायद वो अड़ जाते हैं। लेकिन वैसे वो, क्योंकि उनको पता है कि कल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाएगा कहाँ, तो वहां पे संभावना बन जाती है उनकी। और बताओ, तो ठीक है, वैसे ध्यान रखे बेटे, क्योंकि तारा आसपास का फील्ड है ये सारा चीज़ का मैटर है सब। अच्छा, अम्बाड़ा, अच्छा ट्रेन के कारण छोड़ के आते हो? हाँ, अच्छा।